नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी अब की बार तीसरी बार करने में कामयाब होंगे या 28 गठबंधन का दल जो है वो सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहेगा? आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है। 2024 में इलेक्शन होंगे, क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? 2024 के इलेक्शन अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाएं, नीति और केंद्र सरकार के भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर लगातार बोलने के कारण आज 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सरकार तो अब की बार 50 पार भी नहीं पाएगी। कांग्रेस पार्टी कैसे आएंगे प्रधानमंत्री मोदी? देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कांग्रेस पार्टी कहती है। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी देश का 70 साल का जो एक कुशासन था, देश में इन्होंने राज किया, इन्हीं की जो समस्या इन्हीं की वजह से तो सारी कुछ है। 5-7 साल में नहीं सब कुछ खत्म होती, बहुत चीजें खत्म हुई है। आप कैसे भी देखिए, इंडिया डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल हुआ है, हर गरीब तक लाभ पहुंचा है, अंत्योदय तक योजनाएं पहुंची हैं, युवाओं के लिए रोजगार मिला है, MBBS के छात्रों को, तो सब कुछ हुआ है। क्या नहीं हुआ देश में? अब कितने एयरपोर्ट्स बने हैं, एयरलाइंस बनी है और रेलवे का विस्तार हुआ है, एयरलाइंस का विस्तार। कौन कहता है काम नहीं हुआ? आप रेलवे की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, कहते हैं देश बेच दिया गया, रेलवे बेच दी गई है। कौन कहता है रेल बेच दी? नहीं, सब रेल बेची नहीं है। वो ऐसे जो विकसित देश होते हैं उनमें, चाहे आप किसी की अमेरिका, UK, किसी भी देश में सब ये इस टाइप से होता है। ये कोई बेचना नहीं कह सकते इसको। आप हमारा देश आज विकास की ओर बढ़ रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते। क्या बताइए, क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में क्या होगा? तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं। कैसे, EVM हैक करके? नहीं, EVM कभी हैक नहीं हुई थी। ये विपक्ष का एक इल्जाम है और ये लगता रहेगा। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार दोबारा रिपीट करेंगे। विपक्ष तो कहता है ना EVM हैक है, बैलेट पेपर पे दोबारा इलेक्शन करवाओ। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो उठाता रहेगा। लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ देश का, बार बार कहते हैं। नहीं, कोई लोकतंत्र खत्म नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे 2024 के? आपको क्या लगता है, क्या देख के आप वोट दोगे? देखो, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया और कई योजना चलाई, जैसे कि किचन में गैस उज्ज्वला योजना चलाई, काफी योजना चलाई है। उनके अगेंस्ट बीजेपी को वोट मिलेंगे। हाँ। राहुल गांधी को क्यों वोट नहीं दोगे? राहुल गांधी देखो, आप सब जानते हो, वो एक पप्पू के समान है। पप्पू बोल रहे हो? आपने पढ़ा लिखा है, कैम्ब्रिज से पढ़ गया है। नहीं, कोई वो नहीं है, उनपे कोई क्वालिटी भी नहीं है ऐसी जो मतलब जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनमें एक क्वालिटी है, बोलने का सहूलियत है, उससे जो युवा जुड़ रहे हैं। सर कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू है। सही कह रहे हैं वैसे तो। क्यों? कैम्ब्रिज से पढ़ गया है, पढ़ा लिखा नेता है। कैम्ब्रिज कोई क्या है? कैम्ब्रिज का मतलब ठप्पा लग गया तो प्रधानमंत्री बना दो सीधा। T-शर्ट में पैदल चल लो, प्रधानमंत्री बना दो। तुम्हारी नाक इंदिरा गांधी की जैसी, प्रधानमंत्री बना दो। तुमने 2000 किलोमीटर की यात्रा कर ली, प्रधानमंत्री बना दो। ये कौन सा वो है? ये कोई रीजन थोड़ी है। आपके पास रीजन नहीं, विजन होने चाहिए देश को चलाने के, कि देश कैसे चलेगा। आपको देश को देने को क्या है, आप बता नहीं पाते हो। देश को देने के लिए क्या है, आप बातें ऐसी घुमा देते हो, सामने वाले का दिमाग ही खराब हो जाए। विजन बताते हैं, विजन में कहते हैं कि देश को सरकारी नौकरी देंगे, सबको सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? एक बात बताओ, हम लोग कितने हैं? 1 अरब और मतलब कितने 40 करोड़, कैसे सरकारी नौकरी दे देंगे? मैं कह रहा हूँ 50% को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये एक देश चलाने का एक तरीका होता है। अगर आप सबको सरकारी नौकरी दे दी, देश चलेगा ही नहीं। ये प्राइवेट सेक्टर जितने कहाँ जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। या तो सारे टैक्स पे करो, तब जाके एक सरकारी एक वो बना जाएगा। ऐसे कैसे दे दोगे? उसके पास विजन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कितने एक कंट्री को चलाने के लिए कितने परसेंटेज पे हमको सरकारी नौकरी देनी है और कितनों को प्राइवेट रखना है, और प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है कंट्री के लिए। उसके पास कोई विजन ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। विजन है, भारत जोड़ो यात्रा करी थी, 2 राज्य जीत गए। अब भारत न्याय यात्रा करने चले हैं, लोकसभा इलेक्शन है, डरेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी? 2 जीत गए और 3 हार गए उसी यात्रा के बाद। कैसे हार गए? और वो राज्य हार गए जो इनके अंडर में थे। राजस्थान इनकी सरकार चला रही थी, कैसे हार गए? छत्तीसगढ़ इनकी सरकार चला रही थी, कैसे हार गए? तो ये वो राज्य हारे जो इनके अंडर में थे। मध्य प्रदेश इनके अंडर में था, कैसे हार गए? तो भैया, मतलब इससे यात्राएं करने से प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? एक बार भी मुख्यमंत्री बने हैं क्या?
सबसे पहले हम निगम पार्षद बनते, विधायक बनते, सांसद बनते, मुख्यमंत्री बनते, फिर जाके प्रधानमंत्री बना जाता है। आप बिना एक्सपीरियंस के कैसे आगे बढ़ जाओगे? वो तो कहते हैं एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इसलिए हार गए क्योंकि वहां पर ईवीएम हैक थी। तो राजस्थान में क्यों ईवीएम हैक नहीं हुई? राजस्थान में क्या हो गया था? हैक थी, है ईवीएम हैक थी, जो भी तो हार गए। हाँ, कर्नाटक में क्या हो गया फिर? हाँ। कर्नाटक में कैसे जीत गए ये लोग? वहां नहीं हुई। और भी राज्य हैं, मिजोरम था, और भी हिमाचल में जीत गए, तो वहाँ तेलंगाना में जीत गए। वहाँ क्या हो जाता है? अब पहले राजस्थान जीते थे, वही राजस्थान उससे पहले भाजपा जीती थी। जैसी भाजपा जीते तो ईवीएम हैक हो गई, अगर कांग्रेस जीते तो उस पर बात ही नहीं करनी। ये कोई तरीका थोड़ी। आप हार गए तो हार गए, हार मान लो। मेरा इसी पे ये सवाल होगा कि जैसे ही हार जाते हैं, कहते हैं ईवीएम हैक है, कांग्रेस पार्टी का आपको लगता है कुछ विजन है, देश की जनता को दिखा पाए कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे? ये जो ब्लेम गेम की राजनीति करी जाती है कि जनता त्रस्त हो गई है इससे। देखो, मैं कह रहा हूँ ठीक है, ब्लेम करो, लेकिन ब्लेम भी आप ऐसा करो ना कि जिससे मतलब एक लॉजिकली ठीक हो। आप लॉजिक ही नहीं दे पाते हो तो हर बार ईवीएम, मतलब जनता को भी ऑलरेडी पता होता है पहले से कि अब ये ईवीएम का रोना रोएंगे, पहले ही पता होता है, और जो कि ये करते हैं। मतलब लॉजिक नहीं है आपके पास कि क्यों हार गए। आप सीधा कह लो ठीक है हार गए हम, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से लड़ेंगे, ये बोल दो आप। लेकिन जनता आप समझ चुकी है कि आपके पास देने को कुछ नहीं है। एक सरकार है जो बढ़िया ईमानदारी से सरकार चला रहा है, एक बंदा 73 साल का आदमी जो कभी छुट्टी नहीं लेता है। आप मतलब मैं कहता हूँ आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है एक आशा भरी नजरों से। आज हमारे पूरे विपक्ष को, मैं कहता हूँ हर पार्टी को ये करना चाहिए देश को आगे उठाने के लिए कि अगर एक ईमानदार नेता अगर देश को चला रहा है तो हमें आगे बढ़ के उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये टाइम जो है अब वो टाइम नहीं रहा है कि आपको विपक्ष चाहिए ही चाहिए, नहीं, आप सारे साथ दो, क्योंकि हमें पता है 100% ईमानदार आदमी है वो। जो आदमी, जिस आदमी ने 15 साल एक संस्था में काम किया हो अकेले रह के, 15 साल जिसने मुख्यमंत्री के दिए हो, और आप 10 साल उसने प्रधानमंत्री के दे दिए, कितना बड़ा एक्सपीरियंस लेके आदमी चला है। और 15 साल अपनी राजनीति को दिए थे उन्होंने उससे पहले। मतलब इतना एक्सपीरियंस लेके वो आदमी काम कर रहा है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री था जो राज्य सबसे गरीब था और जिस राज्य की जीडीपी को 18% की जीडीपी में बदल दिया, तब जाके प्रधानमंत्री बनाया हमने। और आज उस देश को इसने पटल पे पहुंचा दिया कि आज पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ। ये पहली बार हुआ है कि जब जो मनोज कुमार की फिल्म आई थी वो वाली, जब जीरो दिया भारत ने, जब पीछे पीछे संसार, वो पूरा संसार चला के दिखा दिया इन्होंने राजघाट पे। लेकिन उसी 73 साल के व्यक्ति पर, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया जाता है कि सिर्फ ईडीआई और सीबीआई का दुरुपयोग करना आता है इनको सिर्फ अडानी अंबानी को अमीर बनाना आता है, इनको कुछ नहीं आता है करना। तो पहले क्यों रोना रोते थे कि यार सीबीआई कुछ नहीं कर रही, ईडी कुछ नहीं कर रही, यहाँ छापे मारो, फलाना छापे मारो। वो केजरीवाल भी रोता था कि सोनिया गांधी पे ईडी करो ना, अभी पता लग जाएगा, इस पे करो ना। और जब ईडी लगा दी, जब सीबीआई लगा दी, तो फिर तुम रो रहे हो कि ईडी को लगा रहे हो, क्यों छापे मार रहे हो। मतलब करे क्या कोई आदमी गरीबी से अमीर हो जाए तो ये अमीर कैसे हो गया? मतलब किसी के घर में 350 करोड़ रुपए पा रहे हैं तुम्हारे, मतलब तुम्हारी पार्टी के लोगों में, मतलब तुमने कुछ नहीं किया, फिर तुम मान लिया फलाना डिगना। वो तुम्हारे शासन में उन्होंने घपले किए। मोदी के आते ही उन्होंने देश छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि बंदा उठा के सीधा जेल में डालेगा। अगर आज भ्रष्टाचारी को निकाला जा रहा है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? पूरा देश खुश है, पूरा देश, सिवाय विपक्षी पार्टियों के, सिवाय इन गद्दारों के, सिवाय इन घटिया, जो जितने भी सारे चोर देख लो, कोई भी ले लो, मैं कह रहा हूँ एक भी नेता अगर आप शरीफ बता दो तो मैं मान जाऊंगा भाई साहब। तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में जो आरोप लगाते हैं कि जो भी करप्ट होता है और बीजेपी में ज्वाइन कर लो वो नहा जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कैसे पाप धुल जाएंगे भाई? उनपे सब पे जांच चल रही है। कोई भी आदमी जिस पे जांच चल रही थी, जांच खत्म नहीं हुई है। आप निकाल के देख लो किसी पे भी, जांच खत्म नहीं हुई है। अभी बीजेपी के नेता भी गिरफ्तार हुए। अभी एक बीजेपी के एक विधायक ने अपने बेटे को जेल में बंद कराया है, मार पीटते हुए ले गया था, जेल में बंद कराया। तो ऐसे होने चाहिए, ऐसी पार्टी होनी चाहिए देश को एग्जाम्पल देने वाली। ऐसी नहीं कि तुम्हारे जैसी कि तुमने अपना भी घर भरा और दूसरे का भी। आप कोई भी देख लो, मुलायम सिंह यादव देख लो, जितना भी परिवारवाद है, सारे खरबपति बन गए। कैसे बन गए? बिहार का देख लो, लालू प्रसाद यादव का खानदान तक रईस है। ऐसे कैसे रईस हो गया? कैसे मुलायम यादव की सारी पुश्तें रईस हो गई? कैसे सोनिया गांधी बिना कुछ करे इतनी बड़ी वो रईस हो गई? कैसे ये लोग खा रहे हैं? कैसे राहुल गांधी, क्या है राहुल गांधी कि किस तरीके से ये लोग अपना घर चला रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आता है। पूरा खानदान रईस है, कैसे भाई?
तो इन्हें हमें पूरे देश को समझना पड़ेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जिन्होंने वादे करने के बाद और आज ये लोग राजमहल के अंदर बैठे हैं। इतने करोड़ों रुपए जो ये कहते थे कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुर्सी से चिपकना नहीं है। कुर्सी को गाली देता था, कुर्सी को बोलते थे कि यार ये कुर्सी में कोई जादू है। आज वो कहाँ गया भाई? तो सारे ये नकली सारे चोर है, सारे के सारे भाई साहब। आज बड़ी ईमानदार सरकार है, सबको साथ देना चाहिए, बड़ी ईमानदारी थी। सर बड़ा हंस रहे हैं, ईमानदार बोल रहे तो आपके चेहरे पे हंसी आ रही है, क्या ईमानदार नहीं है? नहीं ईमानदार है भाजपा। और क्योंकि इन पॉलिटिक्स वी चूज, ठीक है, राजनीति में हम चुनते ही हैं। तो वर्तमान में जितनी भी लोगों के पास ऑप्शंस है राजनीतिक दलों का, उसमें से भाजपा ही बेटर है। बेटर है? क्यों बेटर है? क्योंकि भाजपा ने जो कहा था वो कर रही है और देश को तरक्की की राह पर आगे ले जा रही है। और जब मोदी सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों की सरकार है। तो आज भी 70% भारत ग्रामीण भारत ही है, ठीक है, आबादी ज़्यादातर ग्रामीण भारत में ही बसती है। तो उन्होंने वाकई में वो काम करके भी दिया, चाहे वो आवास योजना के तहत आवास दिया गया हो, सिलेंडर दिया गया हो, सड़कें बनाई गई हो, ठीक है, नल से जल आया हुआ हो, और साथ ही लोगों को जो किसानों को जो हर साल 6 महीने इंस्टॉलमेंट के तहत मिल रहा है वो पैसा हो। तो ये कुछ कार्य करे गए, बिजली हो, तो ये सभी कार्य जो है उनके द्वारा करे गए, तभी जो जनता उनको बार बार चुनकर ला रही है। राहुल बाबा चलेंगे 14 जनवरी को भारत न्याय यात्रा पे। वो इसलिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय वो यात्रा निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश का ध्यान भटक जाए और राम मंदिर जो भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है उससे ध्यान हटकर भारत का ध्यान जो है वो मेरी न्याय यात्रा में चले जाए। अब बहरहाल ठीक है, वो यात्रा कर रहे हैं, वो भी राजनीति में है, तो उनको भी राजनीति करने में पूरा अधिकार है। वो भी जनता के बीच जाना चाहते तो जाए और जो भी उनके मुद्दे हैं वो जनता के बीच में रखे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे ये भारत न्याय यात्रा लोकसभा इलेक्शन में? नहीं, लोकसभा इलेक्शन में तो भारत न्याय यात्रा कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी जो है ना वो बचपन से ही रईस रहे, और मतलब बचपन उनका जुड़ाव जो है भारत के रूट से नहीं है, भारत के जड़ों से नहीं है। अगर किसी एक नेता का जो जुड़ाव है वो जड़ों से होना चाहिए, तभी जाके क्या कहते हैं जनता उसको एक्सेप्ट करती है। तो राहुल गांधी को एक्सेप्ट न करने का एक कारण ये भी है कि वो जड़ों से नहीं है। अब और इसमें एक फिर पॉइंट आ सकता है कि इंदिरा गांधी भी तो रईसी थी और नेहरू जी भी वैसे ही थे, उसके बाद राजीव गांधी भी तो ऐसे ही थे। वो सिंपैथी के उसमें वो सभी लहर में चले गए। पर अब जो है जनता सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के रेवोल्यूशन के माध्यम से जनता पूरी तरह नेताओं में फर्क कर पाती है। जनता क्या कहते हैं नेताओं का पॉलिटिकल एक्यूमेंट क्या है, वो कितने राजनीति को समझते हैं, वो जानती है, वो समझ पाती है। और राहुल गांधी जी को जनता ने नकारा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ कुछ है नहीं। राहुल गांधी में जानबूझकर राजनीति थोपी जाती है, और राहुल गांधी अगर कोई और क्षेत्र में होते तो ज्यादा बेहतर कर पाते। चलिए, तो आखिरी सवाल, कितनी सीटें ले आएंगे इस बार? देखिए अब वो कितनी सीटें लाएंगे ये तो मेरे को नहीं मालूम है, पर ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ इफेक्ट डाला है, तो दक्षिण में थोड़ी बहुत सीटें बढ़ सकती है कांग्रेस की। बाकी ओवरऑल जो है सीटें उतनी मतलब 100 से नीचे रहेंगी, इस बात की तो गारंटी मैं क्या और सभी लोग दे ही पा रहे हैं। बीजेपी की 350, वैसे एनडीए की टोटल 350 रहेगी, बीजेपी की 300 प्लस तो अवश्य रहेगी।